उस भरी दोपहर जब अनिमेष अपने घर पर सोया हुआ था तभी अचानक ही उसका फोन बजने लगा। अनिमेष ने मोबाइल देखा तो गांव से उसके चाचा जी का फोन था। इतने दिनों के बाद अपने चाचा जी का फोन देखकर अनिमेष काफी खुश हुआ। उसके फोन उठाते ही चाचा जी ने कहा, अनिमेष, कितने दिन हो गए रे, तुझे देखा नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मरते मरते एक बार तुझे देखना चाहता हूं। इससे पहले कि अनिमेष कुछ बोल पाता फोन अपने आप ही कट हो गया। अनिमेष ने दोबारा फोन मिलाने की कोशिश भी की मगर दोबारा फोन लगा नहीं। अनिमेष ने सोचा एक बार गांव होकर आएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भी ऑफिस में अभी 5 दिनों की छुट्टी थी, लिहाजा अनिमेष ने फटाफट अपना सामान बांधा और निकल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पहुंचकर अनिमेष अपने गांव जाने वाली बस में बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में सूरज का प्रकोप था वहीं अब काले काले बादल छाने लगे थे। दिन के वक्त ही रात जैसा लगने लगा था। कुछ ही देर में बस खुली। मन ही मन में अनिमेष थोड़ा परेशान भी था। खैर कुछ ही देर में शाम हो गई। अनिमेष का गांव अभी भी बहुत दूर था। दरअसल अनिमेष को अपने चाचा जी से ज्यादा लगाव इसलिए था क्योंकि बचपन में ही अनिमेष के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसके चाचा जी ने ही उसे पाला था। अनिमेष के प्यार में कोई कमी ना रहे इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। मतलब कुल मिलाकर अनिमेष के चाचा ही उसके मम्मी पापा हैं। रात के तकरीबन 8:45 बजे अनिमेष की बस उसके गांव के बस स्टॉप पर रुकी। जब अनिमेष बस से उतरा तब एक बार को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही जगह पर उतर गया हो। खैर उसने सोचा कि वो 6 सालों के बाद अपने गांव आ रहा है तो शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अनिमेष ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अनिमेष का गांव 6 सालों में जरा भी नहीं बदला था। ना तो पक्की सड़कें बनी थीं और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था थी। कच्ची सड़क पर फैले उस कीचड़ से ये साफ था कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या एक कुत्ता तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते पर फैले कीचड़ में जब अनिमेष का पैर पड़ता तो एक आवाज पैदा होती। वही आवाज उस माहौल की खामोशी को तोड़े जा रही थी। आसमान में अभी भी काले बादलों का जमावड़ा था। किसी भी पल बारिश शुरू हो सकती थी। उस मैदानी रास्ते पर अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। अनिमेष। ये आवाज उसके चाचा की थी। अनिमेष ने अपने चारों तरफ देखा लेकिन उसके चाचा उसे कहीं पर भी नहीं दिखे। अनिमेष ने सोचा शायद खुशी के मारे उसके कान बजे होंगे। यही सोचकर अनिमेष आगे बढ़ने लगा। अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अनिमेष ने आसपास देखा मगर वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके नीचे अनिमेष अपना सिर छिपा सके, सिवाय एक नीम के पेड़ के जो कि उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अनिमेष भागकर उस पेड़ की ओर जाने लगा। बारिश में आधा भीग चुका अनिमेष जब उस पेड़ के पास पहुंचा तब बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। खैर अनिमेष ने राहत की सांस ली। अनिमेष वहां खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उससे कुछ ही दूरी पर खड़े एक आदमी पर गई। हालांकि वहां अंधेरा काफी ज्यादा था मगर फिर भी धुंधली सी रोशनी में इतना दिख रहा था कि वो आदमी अनिमेष को हाथ का इशारा करके अपनी ओर बुला रहा था।
अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, और बारिश में भीगकर अनिमेष को बुलाने के बजाय खुद उसके पास क्यों नहीं आ रहा। इसी ख्याल में खोया अनिमेष अभी उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़की, जिसकी तेज रोशनी में अनिमेष ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा जी हैं। अनिमेष भागकर बारिश की परवाह किए बगैर अपने चाचा जी के पास जाने लगा, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा जी के पास पहुंचा तभी एकदम से उसके चाचा जी कहीं गायब हो गए। ये देखकर अनिमेष पहले तो बहुत डर गया, मगर फिर उसने सोचा शायद चाचा जी से मिलने की खुशी में उसे बार बार वहम हो रहा है। अब अनिमेष पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए उसने इसी बारिश में चलने का फैसला किया। बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से सामने का कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। चलते चलते अभी अनिमेष आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी चीज से अनिमेष का पैर टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसने उठकर पीछे देखा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अनिमेष का पैर टकराए। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ आज हो क्या रहा है। परेशान होकर अनिमेष वापस से आगे बढ़ने लगा। जैसे तैसे अनिमेष अपने गांव पहुंचा। काफी रात हो जाने की वजह से पूरा गांव सो चुका था। ऊपर से इतनी तेज बारिश में कौन बाहर घूमेगा। खैर अनिमेष अपने घर के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर तक दरवाजा पीटने पर दरवाजा खुला तो सामने अनिमेष के चाचा खड़े थे। इतने सालों के बाद अनिमेष को देखकर उसके चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने अनिमेष को अपने गले से लगा लिया, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा के गले लगा तब उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा का बदन बर्फ की तरह ठंडा है। अनिमेष को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर उसने सोचा कि शायद उसका शरीर भींगा हुआ है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। खैर अनिमेष के चाचा उसे अंदर ले गए और अनिमेष को बोले, तू कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाता हूँ। और हाँ, बालों को अच्छे से पोंछना वरना सर्दी लग जाएगी। इस पर अनिमेष बोला, क्या चाचा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो चाचा ने कहा, मेरे लिए तू अभी भी बच्चा ही है, जा जल्दी कपड़े बदल। फिर अनिमेष अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर जब अनिमेष कमरे से बाहर निकला तब उसके चाचा हॉल में खाने की तैयारी कर रहे थे। अनिमेष ने अपने चाचा का हाथ बटाने की कोशिश भी की, मगर उसके चाचा ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। फिर खाना लगाकर दोनों चाचा भतीजा खाने बैठ गए। तभी अनिमेष ने पूछा, पर चाचा, आपकी तबीयत खराब थी ना? तो अनिमेष के चाचा ने कहा, खराब थी, पर तुझे देख लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अनिमेष, एक काम करेगा, खाना खा के आज तू मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाना, बस आज भर के लिए। इस पर अनिमेष बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनिमेष ने एक बात पर गौर किया कि उसके चाचा की आंखें अभी भी नम हैं, जिसका जिक्र करते हुए अनिमेष ने पूछा, चाचा, आप अभी भी क्यों रो रहे हैं? इस पर अनिमेष के चाचा ने अपनी नम आंखों को छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना ठीक बना है ना। वो क्या है कि अब उम्र हो गई है, शरीर में उतनी ताकत नहीं रही, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बाकी मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ। इस पर अनिमेष बोला, सच में खाना आप बड़ा अच्छा बना लेते हैं। फिर दोनों ने अपना अपना खाना खत्म किया और हाथ मुंह धोकर दोनों एक ही कमरे में जाकर लेट गए।
नींद ना तो अनिमेष को आ रही थी और न ही उसके चाचा को। दोनों आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। बातों ही बातों में अनिमेष के चाचा बोले, अच्छा अनिमेष, अगर किसी दिन मैं मर गया तो? इस पर अनिमेष ने भड़कते हुए अपने चाचा से बोला, चाचा ये क्या बोल रहे हैं आप, फालतू बात नहीं। बात करते करते कब अनिमेष की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसके चाचा बगल में नहीं थे। अनिमेष ने उठकर अपने चाचा को आवाज लगाया, मगर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद उसके चाचा बाथरूम में या फिर किसी दूसरे कमरे में होंगे। उसने उठकर घर के सारे कमरों को तलाशा, मगर उसके चाचा उसे कहीं नहीं मिले। उसने बाथरूम में भी देखा, मगर चाचा जी कहीं नहीं थे। पूरे घर में अपने चाचा को कहीं भी ना पाकर अनिमेष थोड़ा परेशान हो गया और अपने चाचा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। वो जैसे ही घर से बाहर निकला कि उसकी नजर गांव के चौपाल पर बैठे रहीम दादा पर गई। उसने सोचा शायद रहीम दादा को पता होगा। यही सोचकर अनिमेष रहीम दादा के पास गया और बोला, दादा ये चाचा जी को देखा है क्या आपने, मिल नहीं रहे हैं। इस पर रहीम दादा ने एक नजर अनिमेष को अच्छे से देखा और फिर बोले, अनिमेष तुम कब आए, और अजय की बात कर रहे हो तुम? उसको मरे तो हफ्ता भर होने को है। इस पर अनिमेष रहीम दादा पर एकदम से भड़क गया और बोला, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? मगर जब वहां 3-4 लोग और आ गए तब उन्होंने भी वही कहा और साथ ही बताया कि दरअसल एक दिन खेत में काम करते वक्त अजय यानी अनिमेष के चाचा के ऊपर बिजली गिर गई थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने अनिमेष को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग नहीं कर पाए और उसके चाचा की लाश को जला दिया गया। ये सब सुनकर अनिमेष फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसे उसके चाचा जी कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आज की ये कहानी विनोद की है। विनोद जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है। उसका ये काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। इस काम से वो काफी अच्छा खासा कमा भी रहा था। एक बार की बात है, विनोद अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम में ही लगा हुआ था कि तभी उसके टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन बज उठा। विनोद ने तुरंत फोन का रिसीवर उठाया तो सामने से आवाज आई, जी मैं नीलकमल बोल रहा हूँ दीमड़ गांव से। दीमड़ गांव में मेरी एक बहुत पुरानी हवेली है 9,500 स्क्वायर फीट में। क्या आप उसे बिकवा सकते हैं? आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। इस पर विनोद बोला, ठीक है, पर मुझे एक बार देखना पड़ेगा आपकी हवेली को। कब आऊं हवेली देखने? इस पर उधर से नीलकमल जी ने कहा, कल आ जाइए, मैं तो सारा दिन वहीं रहता हूं। जिसके बाद विनोद ने नीलकमल जी से गांव का पूरा एड्रेस और फोन नंबर ले लिया। विनोद काफी खुश था क्योंकि अगर उसने ये डील करवा दी तो उसे बहुत फायदा हो जाएगा। खैर, विनोद कल उस गांव के लिए निकलने की तैयारी में लग गया। अगली सुबह ठीक 11 बजे तक विनोद अपनी कार से उस गांव के लिए रवाना हो गया। दरअसल विनोद इतनी जल्दी इसलिए निकला था क्योंकि नीलकमल जी के मुताबिक विनोद के यहाँ से वो दीमड़ गांव लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि विनोद अगर चाहता तो ट्रेन से भी आराम से जा सकता था, मगर ऐसे अनजान जगहों पर जहां वो पहली बार जा रहा हो, उसे अपनी कार से जाना ही ज्यादा बेहतर लगता था। अब लगभग सूरज ढलने को हो गया था। विनोद अपनी मंजिल के बेहद करीब था, पर वो रास्ता भटक चुका था।
वो पिछले 1.5 घंटों से एक ऐसे रास्ते पर भटक रहा था जहां अभी तक उसे कोई आदमी तो दूर परिंदा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना नीलकमल जी को ही एक दफा फोन कर लिया जाए। अभी विनोद के जहन में ये आइडिया आया ही था कि तभी सामने रास्ते पर उसे 2 लोग नजर आए। शायद वो लोग जंगल से लकड़ी काटकर वापस लौट रहे थे। लिहाजा विनोद ने अपनी कार को ठीक उन लोगों के पास रोका और उनसे पूछा, भाई साहब, ये दीमड़ गांव कहाँ है? आप जरा बता सकते हैं क्या? विनोद की बात सुनकर पहले कुछ देर तक तो वो लोग आपस में एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। फिर उन्होंने विनोद से जो कहा, विनोद वो सुनने के लिए शायद तैयार नहीं था। माफ करिएगा साहब, दीमड़ गांव ऐसा नाम का तो हमने कभी कोई गांव सुना ही नहीं इधर। विनोद के चेहरे का तो रंग ही बदल गया। उसे लग रहा था कि शायद वो किसी गलत रास्ते पर आ गया है। खैर, वो दोनों आदमी वहां से अब जा चुके थे। लिहाजा विनोद ने अपने जेब से मोबाइल फोन निकाला और नीलकमल जी को फोन मिलाया। थोड़ी देर फोन की रिंग बजी। फिर नीलकमल जी ने फोन उठाते हुए कहा, तुम सही रास्ते पर हो, उसी रास्ते पर चलते रहो और कोई जरूरत नहीं है बेवकूफों से गांव का पता पूछने की। इतना कहकर नीलकमल जी ने फोन रख दिया। विनोद की हैरानगी की कोई सीमा ना रही। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नीलकमल जी को पता कैसे चल गया कि विनोद ने उनसे पता पूछने के लिए फोन किया है? और उन्हें ये कैसे पता चल गया कि विनोद ने थोड़ी देर पहले 2 लोगों से एड्रेस पूछा है? खैर, विनोद इस सवाल को मन में लिए नीलकमल जी के बताए मुताबिक रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से अंधेरा पसर चुका था। शाम हो चुकी थी। चांद जमीन और आसमान दोनों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। विनोद को गाड़ी चलाते हुए अब काफी समय गुजर चुका था, मगर अभी तक ना तो दीमड़ गांव आया था और ना ही कोई और गांव। मन ही मन विनोद को काफी गुस्सा आ रहा था, मगर कहते हैं ना, पैसों का लालच आदमी से कुछ भी करवाता है। विनोद भी उसी लालच तले दबा हुआ था। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। अभी वो गाड़ी चला ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उसे एक पीले रंग का टूटा फूटा बोर्ड नजर आया, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, दीमड़ गांव 2 किलोमीटर। विनोद की जान में जान आई। पर एक बात ये भी अजीब थी कि जब गांव इसी तरफ था तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि इधर दीमड़ नाम का कोई गांव ही नहीं है। विनोद को उन आदमियों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि अगर वो उन लोगों की बात मानकर इस रास्ते से वापस चला जाता तो क्या होता। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर तक गाड़ी चलाते रहने के बाद विनोद को रास्ते के किनारे 2-4 घर नजर आने लगे। उन घरों को देखकर विनोद को समझ आ गया कि वो दीमड़ गांव में दाखिल हो चुका है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे 3-4 और घर नजर आए। लिहाजा विनोद ने अपनी गाड़ी को रास्ते के एक किनारे पर रोका और मोबाइल निकालकर नीलकमल जी को फोन लगाने लगा। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस नंबर पर फोन करके उसने अभी थोड़ी देर पहले नीलकमल जी से बात की थी, वो नंबर अब ऐसा बता रहा था कि सही नहीं है। विनोद को काफी अजीब लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने इसी नंबर पर नीलकमल जी से बात की थी, फिर इतनी जल्दी नंबर गलत कैसे हो सकता है। विनोद को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला
उसने सोचा नीलकमल जी फोन नहीं उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ के घरों से पूछ लेता हूँ कि उनका घर कहाँ है। लिहाजा विनोद रास्ते के किनारे उन घरों की तरफ जाने लगा। उनमें से एक घर के दरवाजे के पास जाकर विनोद ने घर का दरवाजा पीटा। थोड़ी देर दरवाजा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला, जिस पर विनोद ने उनसे कहा, काका, ये नीलकमल जी कहाँ रहते हैं, आपको पता है क्या? विनोद की बात पर वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसे घूर घूर कर देखता रहा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि कहीं ये आदमी पागल वागल तो नहीं है, ऐसे अजीब तरीके से कौन घूरता है। विनोद ने फिर एक मर्तबा उस आदमी से पूछा, चाचा, नीलकमल जी का घर जानते हैं आप? मगर तब भी वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला। विनोद को पूरा यकीन हो गया कि जरूर ये बुजुर्ग आदमी दिमाग से हल्का है, वरना ऐसी हरकत कौन करता है। लिहाजा विनोद उस बुजुर्ग आदमी के घर के दरवाजे से हटकर दूसरे घरों की तरफ जाने लगा। मगर विनोद जैसे ही उसके दरवाजे से हटा कि तभी वो बुजुर्ग आदमी भी विनोद के साथ ही साथ अपने घर से बाहर निकल आया और विनोद के पीछे पीछे जाने लगा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि भला ये आदमी उसका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर विनोद ने उस बुजुर्ग आदमी को टोका भी, मगर फिर से ना ही उसने कोई जवाब दिया और ना ही उसने विनोद का पीछा करना बंद किया। खैर, परेशान विनोद दूसरे घर के दरवाजे पर गया और दरवाजा पीटने लगा। तो 2-3 बार दरवाजा पीटने पर इस बार एक औरत ने दरवाजा खोला। विनोद ने उस औरत से पूछा, आप नीलकमल जी को जानती हैं क्या? यहाँ उनकी कोई हवेली है? इस पर कुछ देर तक तो वो औरत भी विनोद को घूरती रही, मगर फिर वो बोली, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर विनोद के होश उड़ गए कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों बोल रही है। कहीं ये भी उस बुजुर्ग आदमी की तरह पागल तो नहीं है। विनोद अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, नीलकमल जी को मरे आज 5 साल हो चुके हैं। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी हवेली को बेचकर मरे, मगर ये हो ना सका। तब से लेकर इन 5 सालों में गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। नीलकमल जी की आत्मा ऐसे ही दलालों को फोन कर करके अपनी हवेली में बुलाती है, और जो एक बार उनकी हवेली में चला जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये सब सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर किसी की आत्मा फोन पर बात कैसे कर सकती है। इसी सवाल को विनोद ने उस औरत से पूछा, तो उस औरत का जवाब सुनकर फिर एक बार उसका पूरा दिमाग घूम गया। आप भी तो अभी एक आत्मा से ही बात कर रहे हैं। इतना कहकर उस औरत ने अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया, तो विनोद ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। विनोद को पूरा मामला समझ आ गया। तभी वो जब पीछे पलटा और बुजुर्ग आदमी के पैरों को देखा तो उसके भी पैर उल्टे थे, जिसके बाद विनोद ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे अपनी कार में बैठा और कार घुमाकर वहां से निकल गया। मगर वो सब था क्या, ये आज तक विनोद को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।